नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के कारण दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 1,756 करोड़ रुपए आवंटित किए गए और खेल संबंधी 272 बुनियादी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम केरल का दौरा करेगी। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.38% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हेवीवेट मुकाबले में सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुरुष हॉकी में भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और कोलंबो में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कार्यवाही में लगातार बाधा आ रही है। लोकसभा और राज्यसभा की बैठक दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी है। दूसरे स्थगन के बाद 12:30 बजे लोकसभा की बैठक शुरू होते ही कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य इकट्ठा होकर सदन के बीचों बीच आ गए। सदस्यों से बार बार अपनी सीटों पर जाने और सदन चलाने का आग्रह किया गया, लेकिन हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों के अनुचित व्यवहार पर अप्रसन्नता व्यक्त की। श्री बिरला ने कहा कि अध्यक्ष और सत्ता पक्ष के सामने कागज फेंकना संसद की परंपरा के अनुरूप नहीं है और ये सदन की महान परंपरा की अवमानना है। कल की घटना का जिक्र करते हुए श्री बिरला ने कहा कि संसद चलाना सभी सदस्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अगर ये घटना फिर हुई तो ऐसे सदस्यों पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्षी दल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से भाग रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में कल की घटना पर निराशा व्यक्त की। श्री जोशी ने कहा कि विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के बीच बयानबाजी को देखते हुए कार्यवाही 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। बैठक फिर शुरू होने पर हंगामा जारी रहने के कारण कार्यवाही पहले 12:30 बजे तक फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा में भी पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर स्थिति में कोई बदलाव नहीं था। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके सहित विपक्षी दलों के सदस्य पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों को लेकर नारेबाजी करने लगे तथा सदन के बीचों बीच आ गए। हंगामे के बीच उप सभापति हरिवंश ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। उन्होंने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार अपनी सीटों पर जाने का आग्रह किया और संसदीय अनुशासन का पालन करने को कहा। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने कहा है कि वह 13 राज्यों में वामपंथी उग्रवाद इलाकों में खेलों को बढ़ावा दे रही है। इनमें जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य शामिल हैं।
युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि देश में 360 खेलो इंडिया केंद्र विकसित किए गए हैं और 24 उत्कृष्ट केंद्रों की पहचान की गई है। सदन को बताना चाहता हूं कि हमने खेलो इंडिया स्कीम के अंतर्गत लगभग 1756 करोड़ रुपया जो खर्च किया है, उसमें से जो अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने का उसमें 272 स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया, जिसकी कुल कीमत 1735 करोड़ है। इसके अलावा जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया है, उसके लिए भी हमने कुल मिलाकर 13 राज्यों में इसको स्कीम को चलाया है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट के राज्य और बाकी राज्यों में भी। श्री ठाकुर ने सदन को बताया कि खेल मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट और आयोजनों की मेजबानी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि पहली बार टोक्यो ओलंपिक में बड़ी संख्या में भारतीय खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने लॉकडाउन के दौरान अनुबंध पर रखे गए किसी भी कोच को नहीं हटाया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बेरोजगार कोच को मानदेय देने की कोई योजना लागू नहीं की है। उन्होंने बताया कि भारतीय खेल प्राधिकरण की खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना के तहत आने वाले कोच और एथलीटों को उनकी पात्रता के अनुसार आर्थिक सहायता दी जा रही है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा है कि देश में कुल 34 मेट्रो रेल परियोजनाओं का काम विभिन्न चरणों में प्रगति पर है। इनमें दिल्ली मेट्रो फेज 3, 4 और दिल्ली मेट्रो एक्सटेंशन शामिल हैं। लोकसभा में लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल की 16 अन्य परियोजनाओं के प्रस्ताव स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। उन्होंने कहा कि शहरी परिवहन राज्यों का विषय है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अफगानिस्तान की स्थिति का हल सैन्य कार्रवाई से नहीं निकल सकता। उन्होंने बातचीत के जरिए राजनीतिक हल निकालने पर जोर दिया है। राज्यसभा में अनुपूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बल प्रयोग करके अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा नहीं किया जा सकता। भारत इस मसले को गंभीरता से ले रहा है और इसके राजनीतिक हल के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत बल प्रयोग से निकले किसी भी परिणाम को स्वीकार नहीं करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से भी व्यापक रूप से चर्चा की थी। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, सेवाओं और उपकरणों के उत्पादन में निजी भागीदारी को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए एक तंत्र बनाने की प्रक्रिया में है। राज्यसभा में आज एक प्रश्न के उत्तर में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियां विधेयक सरकार के विचाराधीन है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आज शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। वे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश भर के शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र से जुड़े नीति निर्धारकों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों में शामिल होने और अलग होने की बहुविकल्प प्रणाली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का भी शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में पहले वर्ष क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करने की योजना और उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा ढांचा और राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी फोरम की भी शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल हैं। इससे शिक्षा क्षेत्र को अधिक जीवंत और सुगम बनाने में मदद मिलेगी। यह शिक्षा नीति शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए मजबूत नींव बनाने के लिए मार्गदर्शन का काम करेगी। यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसने 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ली है। यह नई शिक्षा नीति सतत विकास के 2030 एजेंडा के अनुकूल है।
है। इसका उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों के अनुकूल स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समग्र बनाने के साथ साथ भारत को ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना है। इसके अलावा प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को भी सामने लाना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने पर शिक्षा को समग्र, किफायती, सुलभ और न्याय संगत बनाने के संकल्प को दोहराना चाहिए। उन्होंने 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की आकांक्षाओं को साकार करने और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ताजिकिस्तान में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के साथ आज बातचीत की। श्री सिंह शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए इस समय ताजिकिस्तान में हैं। छात्रों ने भारत में असीमित क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में चल रहे प्रयासों तथा आत्मनिर्भरता की बात की। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी चर्चा की। श्री राजनाथ सिंह ने आज ताजिकिस्तान में सीमा सड़क संगठन का दौरा किया। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। केरल में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम वहां का दौरा करेगी। दल का नेतृत्व राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक सुजीत कुमार सिंह करेंगे। एक ट्वीट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि केरल में कोविड के मामलों के बढ़ने की अब भी पुष्टि हो रही है। केंद्रीय दल राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कोविड प्रबंधन में मदद करेगा। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 43,92,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। पिछले 24 घंटे में 43,509 नए मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 38,465 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.38% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 7 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 47 करोड़ 48 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 53,05,260 से अधिक टीके जल्द ही मिल जाएंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के नए चरण में केंद्र सरकार देश में निर्मित वैक्सीन का 75% खरीदकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के तहत मध्य प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 98 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 10,34,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। अब तक टीकाकरण के लिए इंदौर 30,18,000 से अधिक टीके लगाकर प्रथम स्थान पर है। वहीं भोपाल 18 लाख से अधिक टीके लगाकर दूसरे, जबकि जबलपुर 13 लाख से अधिक टीके लगाकर तीसरे स्थान पर है। राज्य में संक्रमण के 11 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें इंदौर में 3, भोपाल और सागर में 2 और बालाघाट, ग्वालियर, जबलपुर, रायसेन में 1-1 मामला शामिल है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने टीकाकरण अभियान के नए कीर्तिमान पर प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला के अंतर्गत आज रात हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम में विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के अध्यक्ष के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री टेलीफोन नंबर 1800-115767 और 011-2331-4444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम स्थित एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को आज गिरफ्तार कर लिया। ऋण धोखाधड़ी का मामला करीब 200 करोड़ रुपए का है। राज सिंह गहलोत को आज देर बाद दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की अदालत में पेश किया जाएगा। गहलोत के खिलाफ दिल्ली में यमुना खेल परिसर के निकट 5 सितारा लीला एम्बियंस कन्वेंशन होटल के निर्माण में 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 1,756 करोड़ रुपए आवंटित किए और खेल संबंधी 272 बुनियादी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम केरल का दौरा करेगी। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.38% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वन्य जीव प्रेमियों को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हैवीवेट मुकाबले में सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पुरुष हॉकी में भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। कोलंबो में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश, जो आधारित है समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर पर। हमारे लिए वे स्वतंत्रता सेनानी निश्चय ही वंदनीय हैं, जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष किया। लेकिन हमें उन सेनानियों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे समाज को कुरीतियों से मुक्ति दिलाने के लिए अथक संघर्ष किए थे। इनमें समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सम्मान से लिया जाता है। आज 29 जुलाई है और पुण्यतिथि है समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। उन्होंने हिंदू समाज में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए जो कार्य किया, उसे भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया गया है। देश में एक ऐसा समय था जब महिलाओं को देवी मानने वाले हिंदू समाज में विधवाओं को अशुभ माना जाता था। उन्हें मानवीय अधिकारों से वंचित कर दिया जाता था। कोई उनसे पुनर्विवाह नहीं करता था। इन्हीं विपरीत परिस्थितियों में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपने युवा पुत्र का विवाह एक विधवा से करके समाज में क्रांति ला दी। उनके अथक प्रयासों से ही अंग्रेजों के पराधीन भारत में 16 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। विधवाओं के लिए देवदूत बनकर आए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को हुआ था। वे बंगाल के महान दार्शनिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक और बंगाल के पुनर्जागरण के स्तंभों में गिने जाते हैं। उनके बचपन का नाम ईश्वर चंद्र चट्टोपाध्याय था। संस्कृत भाषा और दर्शन में उसके पांडित्य के कारण विद्यार्थी जीवन में ही संस्कृत कॉलेज ने उन्हें विद्यासागर की उपाधि दे दी थी। वे नारी शिक्षा के समर्थक और बाल विवाह के विरोधी थे। उनके प्रयासों से ही कलकत्ता सहित कई स्थानों पर बालिका विद्यालयों की स्थापना हुई। बांग्ला भाषा के गद्य को सरल और आधुनिक बनाने का उनका कार्य भी सदा याद किया जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे क्रांति दूतों के प्रयासों का परिणाम है कि आज समाज में विधवाओं को अन्य महिलाओं की तरह ही सम्मान से देखा जाता है। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना तथा सहयोग बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने सुंदरबन में 2020-21 की बाघ गणना के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव डेल्टा सुंदरबन बंगाल टाइगर की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राज्य की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार समूचे बायोस्फीयर रिजर्व में 726 स्थानों पर स्थापित 1307 कैमरा इकाइयों के जरिए एक साल में 96 बाघों की संख्या रिकॉर्ड की गई। चक्रवात अम्फन और यास के कारण निचले इलाकों में हुए भारी विनाश और जन सैलाब के बावजूद भी बाघों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये अध्ययन बताता है कि बाघ सुंदरबन क्षेत्र के पर्यावास में रच बस गए हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान और कोरोना महामारी की वजह से अधिक लोग आजीविका के लिए वनों का रुख कर रहे हैं, जिससे इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष का खतरा बढ़ रहा है। कोलकाता से मधुपर्णा धर चौधरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य सबसे पुराना और बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो बड़ी संख्या में वनस्पति और वन्य जीव प्रेमियों को आकर्षित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय प्रशासन ने देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आने वाले पर्यटकों के लिए गाइड उपलब्ध कराने के लिए एक ग्रिड प्रणाली शुरू की है।
ताड़ोवा बाग परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर गाइडों के ज्ञान तथा उनके व्यक्तिगत कौशल और योग्यता की समीक्षा के उद्देश्य से पिछले अप्रैल में एक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके आधार पर गाइडों को ग्रेड प्रदान किया गया है। उनके ग्रेड के आधार पर प्रत्येक गाइड को रैंकिंग प्रदान की गई है, जिसमें 3 सितारे, 2 सितारे और 1 सितारा शामिल है। इसके बाद उन्हें दिए गए सितारों के अनुसार गाइड की दरें तय की गई है, जैसे कि 3 स्टार वाले गाइड को 500 रुपए, 2 स्टार वाले गाइड को 450 रुपए और 1 स्टार वाले गाइड को प्रत्येक ट्रिप के लिए 400 रुपए मिलेंगे। इस प्रणाली ने गाइडों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा की है, जो मुख्य रूप से आसपास के स्थानीय निवासी युवा है। परिणाम स्वरूप उस स्थान पर आने वाले पर्यटकों को एक बेहतर सेवा मिलेगी। मंगेश बेड़े के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बाघों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने के लिए संकल्प और मजबूत करने के वास्ते हर एक का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वन्यजीव प्रेमियों, विशेषकर उन लोगों को बधाई दी है जो बाघ संरक्षण के काम में रुचि ले रहे हैं। कई ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि दुनिया में बाघों की कुल आबादी के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं। भारत ने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और उनके लिए अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के वास्ते अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मानक अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी समिति ने भारत में 14 बाघ अभयारण्यों को मान्यता दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात में भावनगर जिले के बेरावदार राष्ट्रीय उद्यान में सड़क पार करते हुए करीब 3000 काले हिरणों के झुंड का वीडियो साझा किया है। ऐसा दुर्लभ दृश्य बहुत कम देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य सूचना विभाग द्वारा साझा किए गए वीडियो को रीट्वीट किया, जिसमें हजारों से अधिक काले हिरण ऊंची छलांग लगाते दिखाई दे रहे हैं। भावनगर शहर से 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बेरावदार राष्ट्रीय उद्यान 42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तरी कर्नाटक के विजयपुरा में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंगूर उत्पादकों को राहत देने का काम कर रहा है। विजयपुरा में बागवानी विभाग के उपनिदेशक सिद्धारमैया बैरागी मठ ने कहा है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत अंगूर की खरीद और नर्सरी बनाने के लिए दी गई सब्सिडी से हजारों किसानों को लाभ मिला है। भारतीय नौसेना का जहाज तलवार केन्या में मोम्बासा के बंडारी मैरीटाइम अकादमी में बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलस एक्सप्रेस 2021 में भाग ले रहा है। यह अभ्यास 26 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगा। बंदरगाह पर अभ्यास 26 से 28 जुलाई तक आयोजित किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन आज भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छी शुरुआत करते हुए हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और मुक्केबाजी में जीत दर्ज की और अगले दौर में जगह बनाई। एक रिपोर्ट। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी में भारत ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से शिकस्त दी। तीसरा गोल भारत का अर्जेंटीना के खिलाफ और तीसरा गोल हरमन का अपने लिए टोक्यो ओलंपिक्स में। ये अविस्मरणीय प्रदर्शन है भारत का रियो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट अर्जेंटीना के सामने। इस जीत के साथ ही भारत पूल ए में 9 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अगले मुकाबले में भारत का सामना मेजबान जापान से होगा। उधर बैडमिंटन में रियो ओलंपिक 2016 की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आज खेले गए मुकाबले में दुनिया की 6ठी नंबर की खिलाड़ी सिंधु ने 13वीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क की मिया ब्लिचफील्ड को लगातार सेट में 21-15, 21-13 से पराजित किया। There it is. In only 40 minutes, India's PV Sindhu marches on at Tokyo 2020, 4th consecutive Olympics where an Indian shuttler has made it to the quarterfinals. The last 8, the dream is to change the color of a medal, and PV Sindhu marches on
into the quarterfinals. तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत स्पर्धा में अतनु दास क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में अतनु ने कोरिया के जिनहेक ओह को 6-5 से पराजित किया। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हैवीवेट मुकाबले में सतीश कुमार भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आज खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जमैका के रिकॉर्डो ब्राउन को 4-1 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। निशानेबाजी की बात करें तो महिला निशानेबाजी में 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन राउंड में मनु भाकर अगले दौर में पहुंच गई हैं, जबकि राही सरनोबत अगले दौर के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। ओलंपिक में अन्य मुकाबले में मुक्केबाजी में महिलाओं की 48 प्री क्वार्टर फाइनल में मैरीकॉम का मुकाबला कोलंबिया के विक्टोरिया वेलेंसिया से होगा। कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में दूसरे 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज रात भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। कल श्रीलंका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही श्रीलंका ने 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। महाराष्ट्र में हाल में आई बाढ़ से जान और माल का काफी नुकसान हुआ है। कोल्हापुर, सांगली, सातारा और पुणे जिलों के 1351 गांवों के करीब 2 लाख लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। लगभग 4,36,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अब एक नजर आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मुंबई में बादल छाए रहेंगे और सामान्य बारिश हो सकती है। चेन्नई में आसमान साफ रहेगा, तापमान 28 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में बादल छाए रहने, तेज वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। श्रीनगर में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, आंधी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में गरज के साथ वर्षा होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। लेह में बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। गिलगित में मौसम सुहावना बना रहेगा, हल्के बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मुजफ्फराबाद में गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, तापमान 20 और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी, इम्फाल, शिलंग और आइजोल में बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने की उम्मीद है। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण ने बताया है कि अलास्का प्रायद्वीप में कल 8.2 तीव्रता का भूकंप आया। ये भूकंप पैराविले से 91 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में आया था। अमेरिकी सरकार ने दक्षिण अलास्का प्रायद्वीप में सुनामी की चेतावनी जारी की है। कुछ तटों के पास अगले कुछ घंटों में सुनामी की तेज लहर चलने की आशंका है। पिछले साल अक्टूबर में भी अलास्का के दक्षिण तट पर 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण सुनामी आई थी, लेकिन उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था। बंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में आज दोपहर बाद के कारोबार में वृद्धि का रुख है। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 271 अंक बढ़कर 52,715 पर था। निफ्टी भी 90 अंक की बढ़ोतरी के साथ 15,800 पर आ गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया दोपहर बाद के कारोबार में 10 पैसे मजबूत हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों में पेगासस जासूसी, कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों पर हंगामे के कारण कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में शिक्षा क्षेत्र में अनेक नए सुधारों का शुभारंभ करेंगे। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत 1,756 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खेल संबंधी 272 बुनियादी परियोजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने के लिए 6 सदस्यीय केंद्रीय टीम केरल का दौरा करेगी। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 45 करोड़ 7 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.38% हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वन्यजीव प्रेमियों को बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मुक्केबाजी में पुरुषों के सुपर हैवीवेट मुकाबले में सतीश कुमार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे।
पुरुष हॉकी में भारत ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई और कोलंबो में 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के फाइनल में आज रात भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।